नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। पहली खबर, प्रदेश के 13 नव निर्वाचित एमएलसी आज 4 बजे तिलक हॉल में शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण लखनऊ के तिलक हॉल में होगा। सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह इन 13 नव निर्वाचित एमएलसी को शपथ दिलाएंगे। यहां बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विधानसभा परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेते ही सपा उच्च सदन में भी नेता प्रतिपक्ष की हकदार हो जाएगी। इनमें 3 सदस्य सपा के हैं। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सपा एमएलसी जास्मीन अंसारी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, राजेंद्र चौधरी और लाल बिहारी यादव आगे बताए जा रहे हैं। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता टीएन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, आज 13 नवनिर्वाचित एमएलसी इनका शपथ ग्रहण समारोह होना है और जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस समारोह को लेकर, इसकी तैयारियों को लेकर क्या जानकारी, क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए तीसरा, जो सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह मौजूद रहेंगे, लेकिन कुंवर मानवेंद्र सिंह जो सभापति विधान परिषद के शपथ वो दिलवाएंगे और उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं। अब इसमें 2 बजे के आसपास जो नए एमएलसी हैं 2 से 3:30 तक वहां पहुंचेंगे। फिर जो अपना उनको शपथ का दिया जाएगा और 3:30 बजे के बाद जो है सारी तैयारी एकदम रख रहे हैं। सीएम के आते ही 4 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब इसमें पहला मौका ऐसा है, सपा के जो 3 एमएलसी बन जाने से अब सपा को वहाँ विपक्ष का जो दर्जा मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक जो सपा की 10% से कम संख्या थी, उससे सदन में सदस्य कम थे, इसलिए उसको विपक्ष का वहाँ दर्जा नहीं मिला था। तो ये उससे सपा के लिए प्लस पॉइंट है। और बाकी भाजपा के 10 सदस्य हैं तो जिनको सब जो कुंवर मानवेंद्र सिंह उनको शपथ दिलाएंगे। इससे बात क्या है, सदन जो विधान परिषद में है वो स्थिति भी बेहतर हो जाएगी जो इंडिया गठबंधन की, कि जिससे जो है वहाँ सदन में जो है उनकी सहभागिता बढ़ेगी। तो इसके न होने से जो है उनको विरोधी नेता का पद नहीं मिल पाता और वो पद मिल जाने से अब जिसमें एमएलसी जो हैं जो भाजपा के हैं वो महेंद्र सिंह हैं, विजय बहादुर पाठक हैं, अशोक कटारिया हैं, संतोष सिंह हैं, मोहित बेनीवाल हैं, रामतीरथ सिंघल हैं, धर्मेंद्र सिंह हैं और सुभाषपा के भिक्षलाल राम जी हैं, आरएलडी के रवि चौधरी हैं, अपना दल एस के जो है आशीष पटेल हैं और वहीं सपा के जो एमएलसी हैं बलराम यादव हैं, शाह आलम गुड्डू जमाली और किरण पाल कश्यप। तो ये 13 एमएलसी हैं जो आज शपथ लेंगे और इसके बाद जो है ये विधान परिषद का जो है काम पूरा हो जाएगा। जी त्रिषा। जी बिल्कुल मिश्रा जी, अब देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा स्थिति के अनुसार एमएलसी सबसे ज्यादा ही यानी कि 7 और इसके बाद जिस तरह से आपने बताया सपा के एमएलसी आते हैं, 3 एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, जिसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में ऐसे कई नाम शुमार हैं जिनकी चर्चाएं हो रही है जो समाजवादी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। हालांकि अभी इस प्रोसेस में समय लगेगा। आज तो चूंकि शपथ ग्रहण समारोह ही है, लेकिन क्या लगता है ऐसे कौन से नाम है जो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए तीसरा, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है ये जब माना जा रहा है कि मुस्लिम चेहरा ही जो है बनाया जाएगा, क्योंकि ये एक पार्टी की रणनीति भी रहती है और दूसरा उसके सदस्य भी ज्यादा है वहां पर, तो ये मुस्लिम को चेहरा ही रखा जाएगा। तो उनका ही नाम चल रहा है, गुड्डू जमाली को ये बन सकते हैं, इनका भी नाम जो है बताया जा रहा है। लेकिन ये तभी पता चला अखिलेश यादव जब क्या निर्णय लेते हैं, ये समय पर अखिलेश यादव क्यों, आप अखिलेश यादव का लोकसभा चुनाव से बदल गया था टारगेट, वो अचानक निर्णय लेते हैं, पहले से वो जाहिर नहीं करते क्या निर्णय लेंगे, लेकिन अखिलेश जिसे चाहेंगे वही वहां पर जाएगा। जी जी बिल्कुल, 21 मार्च को जिन 13 सीटों पर विधान परिषद की सीटों पर चुनाव हुआ, ये जितने भी एमएलसी अभी आज जिनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के और कुल मिलाकर एनडीए के 10 एमएलसी हैं। इसके बाद सपा के 3, यानी कि जितने भी आज एमएलसी अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, ये सभी निर्विरोध ही जीते हैं। हाँ एकदम सही है। देखिए सारे एमएलसी, क्योंकि सबका जो है वोटिंग की स्थिति क्या थी, सबसे ज्यादा सदस्य भाजपा के हैं तो भाजपा के एमएलसी जीते हैं, स्वाभाविक है। तो 7 भाजपा के, 3 उनके सहयोगी दलों संगठन के हैं तो वो जीते सब, चूंकि उनके साथ कोई प्रतिद्वंदिता थी ही नहीं, सारे सदस्य संख्या निश्चित थी सबकी, जितने जिसके एमएलए थे उतने उसके एमएलसी बनने उस हिसाब से, तो इसलिए उसके एमएलसी उस हिसाब बने। तो चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई एक्स्ट्रा प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया कि जिससे वोट कटे, इसलिए वोट कटने की स्थिति नहीं थी, इसलिए जो एमएलसी उतने चुने गए। जी
जी बिल्कुल मिश्रा जी, तो आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये जितने भी 13 नव निर्वाचित एमएलसी हैं, इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 9 जून को शपथ लेने के बाद 10 जून को सभी मंत्रियों के मंत्रालय भी बांट दिए गए और सरकार अपना काम अब शुरू कर चुकी है। अब सभी लोगों की निगाहें लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये चुनाव 26 जून को होगा। 27 जून को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। इसी दिन सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, यानी इससे पहले सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के साथ ही नए स्पीकर को भी चुन लिया जाएगा। 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी त्योहारों के संबंध में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करते हुए शासन प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने की हिदायत दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बकरा ईद पर पहले से ही चिन्हित जगह के अलावा कहीं और कुर्बानी न हो। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पानी की कमी को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 0.72 एमसीएम पानी को आपूर्ति का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के जल संकट को दूर करने के लिए जमरार बांध से पानी छोड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुरोध के बाद यूपी ने टीकमगढ़ को पीने का पानी उपलब्ध कराया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जमरार बांध से पीने के पानी की सप्लाई करने का निर्देश दिया है। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री कारागार सुरेश राही, डीजी जेल पीवी रामा शास्त्री भी मौजूद रहे। इस दौरान कारागार मंत्री को कारागार मुख्य गेट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि यूपी के जेलों में जल्द कैदियों और बंदियों के लिए इंडोर गेम की व्यवस्था होगी। जेल निरीक्षण का कार्यक्रम तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन जब से हम लोग इस विभाग की जिम्मेदारी मिली और इसी के बाद इस प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लग जाने के नाते चुनाव के कारण 2-2.5 महीने हम जा नहीं सकते थे। आचार संहिता हटने के बाद हमने सोचा कि उन्नाव जेल का निरीक्षण किया जाए और हमने सभी लोगों से हर बैरक में हमने जाने का काम किया, हॉस्पिटल में पेशेंट से मुलाकात करने का काम किया। लेकिन मुझे खुशी है उन्नाव जनपद का जो जेल है, यहाँ पूरी तरीके से जो कैदी हैं ये पूरी तरीके से संतुष्ट है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियों पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया था, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाकर हमारी सेना और युवाओं का भविष्य दोनों कमजोर किया। अब यूपी पुलिस में यही खेल करने का प्रयास चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश की हर एक संस्था को बेहतर बनाने की जगह उन्हें कमजोर करने का काम कर रही है।
प्रदेश पुलिस की तरफ से जो सफाई पेश की गई है वह समझ से परे है। एक के बाद एक पेपर लीक, अग्निवीर, लाखों खाली पद और अब पुलिस भर्ती में आउटसोर्सिंग की खबरों से प्रदेश के करोड़ों युवा आक्रोशित हैं। भाजपा को सामने आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में विचारों की लड़ाई है, भले आरएसएस से हमारी विचारधारा मिले या ना मिले, लेकिन अगर कोई बात इंद्रेश जी ठीक कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता ने बीजेपी के घमंड और अहंकार को कम करने का काम किया है। भाजपा की सरकार में इतना घमंड और अहंकार आ गया था कि अग्निवीर जैसी योजना लेके आए और कहा कि हम इसको वापस नहीं करेंगे, इसकी समीक्षा नहीं करेंगे, नारा दिया 400 पार। लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के इसी अहंकार और घमंड को कम करने का काम किया, बहुमत से दूर करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी 2 बैसाखी पे सरकार चला रही है और जहां तक आदरणीय इंद्रेश जी के बयान का सवाल है, भले ही समाजवादी पार्टी की विचारधारा आरएसएस से मेल नहीं खाती हो, हम उनकी विचारधारा से सहमत ना रहते हूं, लेकिन लोकतंत्र में विचारों की ही लड़ाई है। और अगर आदरणीय इंद्रेश जी जिस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था, तो वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार और घमंड आ गया था और इसी अहंकार और घमंड को जनता ने कम करने का काम किया है। करीब 2 साल बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का दबदबा अब वापस लौटेगा। बता दें, कांग्रेस और बसपा के साफ होने के बाद विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी से चुना जाएगा। हाल ही में सपा में शामिल हुए और निर्विरोध चुने गए गुड्डू जमाली, जासमीर अंसारी और राजेंद्र चौधरी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि इनमें से किसी एक को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष चुन सकते हैं। वहीं विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हैं। समाजवादी पार्टी का करीब 25 महीने बाद पुराना रुतबा वापस आने वाला है। विधान परिषद में भी अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी का नेता मौजूद रहेगा। कई नामों को लेकर चर्चा है, लेकिन हाल ही में 3 निर्विरोध विधान परिषद सदस्य चुने गए, जिसमें गुड्डू जमाली और राजेंद्र चौधरी, ये 2 लोगों का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना यह जा रहा है कि गुड्डू जमाली, राजेंद्र चौधरी और इसके अलावा जासमीर अंसारी जो सीतापुर से आते हैं और नेता हैं, वहां से उनकी पत्नी सांसद रहीं। इन 3 नामों को लेकर चर्चा है कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इन्हीं में से कोई एक नेता चुना जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा में भी अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई और चुना जाना है, जिसको लेकर कई नामों की चर्चा है। फिलहाल इसमें सबसे ज्यादा शिवपाल सिंह यादव आगे चल रहे हैं और इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव के बाद इंद्रजीत सरोज एक ऐसा नाम है जो दलित समाज से आते हैं और बहुजन समाज पार्टी में बड़े पद के नेता रहे। हाल फिलहाल में वो विधायक भी हैं और इसके अलावा उनका बेटा अब सांसद चुना जा चुका है। इंद्रजीत सरोज या फिर शिवपाल सिंह यादव, इन 2 नामों को लेकर चर्चा है कि किसी एक को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन चुना जाएगा, इसको लेकर मंथन जारी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव मौजूद हैं और इस समय भी इसी बातों को लेकर चर्चा है। कई नेताओं से वो चर्चा कर रहे हैं कि किसे बनाया जाए। फिलहाल ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वर्ग से आने वाले अगर किसी नेता को चुना जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बड़ा वोट बैंक इनके साथ जुड़ा हुआ है, उस पर भी समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है कि कैसे इसको अपने साथ साध के रखा जाए और 2027 की लड़ाई को आसान किया जा सके। माना जा रहा है कि आज से लेकर कल तक नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे। बड़ी खबर का बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां निकायों में खाली पदों पर चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। नगर निगम, नगर पालिका के खाली पदों पर चुनाव होगा और इसी की अधिसूचना जारी होगी। नगर पंचायत के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। कल जिला अधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे। जानकारी के लिए बता दें, 18 से 22 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 8 जुलाई को मतदान, 10 जुलाई को रिजल्ट आएंगे। निकायों में खाली पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा।
नगर निगम और नगर पालिका के जो रिक्त पद है, खाली पद है, उन पर चुनाव होगा और कल जिला अधिकारी सार्वजनिक सूचना इसी से संबंधित जारी करने वाला है। 18 से 22 जून तक नामांकन पत्र प्रत्याशी दाखिल कर पाएंगे जो उम्मीदवार हैं और 8 जुलाई को मतदान होगा, चुनाव होगा, जिसके बाद 10 जुलाई को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जल्द जारी करेगा। ये चुनाव होंगे नगर निगम और नगर पालिका के रिक्त पदों के लिए। जो खाली पद है नगर निगम और नगर पालिका में, इनके लिए अब चुनाव होगा। अधिसूचना, आधिकारिक अधिसूचना इसकी जारी होगी। 18 से 22 जून तक सभी उम्मीदवार अपने पर्चे यानी कि नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी होगी, जिसके बाद मतदान होगा और उसके बाद फिर इन रिक्त पदों पर, नगर निगम और नगर पालिका के रिक्त पदों पर मतगणना। नगर पंचायत के खाली पदों पर भी चुनाव होने हैं। नगर निगम और नगर पालिका के साथ साथ नगर पंचायत के रिक्त पदों पर भी चुनाव होना है। 18 से 22 जून के बीच नामांकन पत्र दाखिल होंगे। इसके बाद 8 जुलाई को नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के खाली पदों पर चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना कल जारी करेगा। नगर निगम और नगर पालिका के साथ साथ नगर पंचायत के खाली पदों पर भी चुनाव होगा। 8 जुलाई को मतदान होगा, इसके बाद 10 जुलाई को मतगणना। बुलेटिन में रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं इस वक्त की, जहां कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर ये जो सामने आई है। मृतकों में एक वाराणसी और 2 गोरखपुर के निवासी है। जानकारी के लिए बता दें, हरक्यूलिस विमान से ये शव लाए गए। पैतृक गांव तक शवों को पहुंचाया जाएगा। शव ले जाने की यूपी सरकार ने पूरी व्यवस्था कराई है। कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें से 3 मृतक उत्तर प्रदेश के हैं। तो देखिए, कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें से 3 उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। मृतकों में एक वाराणसी से है। हरक्यूलिस विमान, जो कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस एयरक्राफ्ट, इस विमान के जरिए कुवैत से सभी शवों को भारत लाया गया है। चलिए अब 4 मिनट में रुक करेंगे 18 मंडल का। फतेहपुर में फांसी पर लटक कर युवक ने आत्महत्या की। घरेलू कलह के चलते कदम उठाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हाथरस में डीएम ने पुलिस अधीक्षक और मौलवियों के साथ की बैठक। बकरा ईद पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की वार्ता। आगरा में ज्वेलर्स की दुकान में आभूषण का बैग लेकर भागे 3 चोर। दुकानदार और ग्रामीणों ने एक चोर को दबोचा, अन्य 2 की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में घर में मिला युवक का शव। दुर्गंध आने पर पड़ोसी ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में युवती के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर दबंगों ने चाचा भतीजे को मारी गोली। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में ट्रक में लगी आग, ट्रांसफार्मर से टकराने पर हुआ बड़ा हादसा। थाना फतेहपुर क्षेत्र के कलसिया रोड की घटना। सिद्धार्थनगर में जेसीबी से बांध काटने का वीडियो वायरल। ग्रामीणों के विरोध पर रुकवाया गया जेसीबी। एसडीएम के निर्देश पर रुका काम। आगरा में बकरा ईद को लेकर मंडी सजकर हुई तैयार। अलर्ट मोड पर हुई पुलिस। मंडी में सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी निगरानी।
बहराइच में 50,000 के नादिया गिरफ्तार, पुलिस को चकमा देकर आरोपी कई महीनों से थे फरार। कैसरगंज इलाके के सलहुआ का मामला। सहारनपुर में युवक का मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें, चोरों ने मंदिर के घंटों पर किया हाथ साफ। घटना से आक्रोशित हुए ग्रामीण, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट से पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसों में काम करने वाले मजदूर हुए घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। सहारनपुर में एसएसपी ने बकरा ईद को लेकर की बैठक, शांति समिति और कानून व्यवस्था के लिए हुई ये बैठक। सार्वजनिक स्थानों के बजाय नियत स्थानों पर अदा की जाएगी नमाज। लखीमपुर में चरम सीमा पर गुंडागर्दी, आइसक्रीम विक्रेता को दबंगों ने जमकर पीटा, सदर कोतवाली क्षेत्र के महिला थाने के सामने की घटना। रायबरेली में छात्रा को अपहरण का प्रयास, विरोध करने पर छात्रों को दबंगों ने बीच सड़क पर पीटा, पुलिस मामले को दबाने में जुटी। डिग्री कॉलेज के गेट का मामला। देवरिया में बाइक सवार चोरों ने मोबाइल छीनने का किया प्रयास, दुकानदारों ने चोर को पकड़कर की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल, पुलिस ने चोरों की बचाई जान। बुलंदशहर में युवती के साथ छेड़छाड़, विरोध करने पर युवक को चप्पलों से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। लखनऊ में TRAI ने डबल सिम पर बनाए कुछ नियम, मोबाइल में 2 सिम में एक सिम का इस्तेमाल करने पर लगेगा जुर्माना, दोनों सिम इस्तेमाल करने पर कोई जुर्माना नहीं। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।